मैं बताता हूँ। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी लोगों का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। यह हमारा डिक्लेरेशन है। यह मैं सभी वेबिनार में प्रस्तुत करता हूँ। देश के समस्त नागरिकों के समक्ष मैं यह अपना डिक्लेरेशन प्रस्तुत कर रहा हूँ और यह अपेक्षा करता हूँ कि देश के समस्त नागरिक इस डिक्लेरेशन में मेरे द्वारा की गई घोषणा को अच्छी तरीके से समझ ले रहे हैं और उसको अपने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में आयोजित संवैधानिक वेबिनार की आज अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय इंजीनियर रमेश चंद्र बनगोत्रा जी, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़ ऑफ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। संचालन कर रहे हैं माननीय योगेश गौतम जी, राष्ट्रीय सचिव प्रभारी मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा ऑफ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक एवं भूतपूर्व विधायक माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, राष्ट्रीय प्रांतीय एवं जिला वार्ड स्तर तक के समस्त पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, उपासक, उपासिकाओं और देश के समस्त नागरिक। जैसा कि ये स्लाइड बताती है कि अगर हम वस्तुओं का उपयोग करना नहीं सीख पाते हैं तो फिर वह वस्तुएं हमारे लिए निरर्थक होती है। तो भारत का जो संविधान है वह हमारे देश के नागरिकों के द्वारा भारत में लागू किया गया, अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आज तारीख 27 सितंबर तक 2021 तक भारत के ही समस्त नागरिकों को संविधान की जानकारी नहीं है। ये बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है और इस दुर्भाग्य को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा भारत देश में संवैधानिक शिक्षा की जो जिम्मेदारी दी गई है वह
काबिले तारीफ है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें देश के अंदर समस्त नागरिकों को संविधान के अंदर जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है या पूरा संविधान की जानकारी प्रदान करने का काम करना है। लक्ष्य बड़ा है, लेकिन राष्ट्र हित में है, देश के नागरिकों के हित में है। तो यह डेटा जो है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा जो है इसको हमें पूरा करना है। अबाउट द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के बारे में, तो भारत देश के अंदर विभिन्न प्रदेशों से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में लोग जुड़े हुए हैं। हिंदी और इंग्लिश दो भाषाओं में जो है यह प्रेजेंटेशन भारत के नागरिकों के लिए प्रस्तुत है। और लीगल लैंग्वेज जो है, विधिक भाषा अंग्रेजी ही होती है। अंग्रेजी के माध्यम से ही कानून की शिक्षा, कानून का इंटरप्रिटेशन और लीगल डिबेट होती है। संविधान को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही चुन सकती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को यह अधिकार नहीं है कि वो संविधान के अंदर दिए गए अनुच्छेदों का निर्वाचन करें या उसको सुधारें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण विधि है। तो हम लोग जो है वर्तमान समय में प्रेसिडेंट के संबंध में जो है विधि ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। द प्रेसिडेंट इज द head of the Republic of India and is the first citizen of India. Article 52 of Indian Constitution states that all the executive powers of the Union shall be exercised by him either directly or through officer subordinate to him. On 26 November 1949, the Constitution of India was adopted and came into force on 26 January 1950. The first constitutional head of the state, the President of India, was Rajendra Prasad. Currently, the President of India is Ram Nath Kovind. On 25th July 2017, he became the 14th President of India, appointed by the Electoral College. In the Constitution, Part 4, the Union under Chapter 1, the executive details of qualification, section, and impeachment of the President of India are given. That is the article from 52 to 78 in Part 4 of Constitution deals with the Union Executive. The President of India is also the head of the executive, legislature, and judiciary of the country. The President holds office for a tenure of 5 years from the date on which he enters of his office. However, he can resign from his office at any time by addressing the resignation letter to the Vice President. Further, he can also be removed from the office before the completion of his term by the process of impeachment
the president can hold office beyond his term of 5 years until his successor assumes charge. He is also eligible for re-election to that office. अब आर्टिकल 56 के संबंध में आज चर्चा होनी है, परंतु जो बातें मैंने बताई हैं आपको इंग्लिश में, वो हिंदी में समझने की कोशिश कीजिए। जो भारत देश है हमारा, इस देश में लोकतांत्रिक जो सरकार है उसके संबंध में आप समझ लें तो लोकतांत्रिक शासन पद्धति में 2 प्रकार की सरकारें होती है। कहने का मतलब है कि जो लोकतांत्रिक शासन पद्धति है उसमें 2 प्रकार की सरकारें होती है। नंबर 1 संसदीय सरकार और दूसरी होती है अध्यक्षात्मक सरकार। जो संसदीय सरकार होती है उसके क्या लक्षण हैं? संसदीय सरकार में राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होता है और जो कार्यपालिका होती है उसका वह प्रधान होता है। देश का प्रथम नागरिक विधायिका के अंदर जो सांसद होते हैं लोकसभा में खासतौर से, वह जनता द्वारा सीधे निर्वाचित होते हैं और उन निर्वाचित सदस्यों और राज्यसभा, क्योंकि ये जो निर्वाचित लोकसभा के सदस्य होते हैं इनके द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं और ये निर्वाचित संसद के सदस्यों के द्वारा और विधानसभा के और विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। संसदीय सरकार में राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, मंत्रिपरिषद कार्यपालिका होती है, मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये संसदीय सरकार के लक्षण होते हैं। भारत में संसदीय सरकार की पद्धति को एडॉप्ट किया गया। अब बात करते हैं अध्यात्मक सरकार की। जो लोकतंत्र में अध्यात्मक सरकार होती है वह क्या होती है? वह राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होता है और वास्तविक अध्यक्ष होता है। वह अपनी जो मंत्रिमंडल है इसका गठन करता है अध्यात्मक में,
वह स्वयं गठन करता है कि उसके मंत्रिमंडल में कौन है। और उसको यह शक्ति होती है कि वह अपने मंत्रिमंडल में किसी को पद से हटा भी सकते हैं। अध्यक्षात्मक शासन पद्धति में राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे जनता के द्वारा होता है। यानी जो प्रेसिडेंट का चुनाव है उसमें जनता वोट देती है और वह सीधे जनता के प्रति कर रही है। ऐसी अध्यात्मात्मक सरकार अमेरिका में एक एग्जाम्पल के रूप में देखी जा सकती है। परंतु भारत में जो व्यवस्था लागू है वह है संसदीय सरकार। संसदीय सरकार के संबंध में जो राष्ट्रपति के इलेक्शन के बाद है उस संबंध में बाबा साहब अम्बेडकर का यह महत्व था कि राष्ट्रपति का इलेक्शन भी सीधे जनता के द्वारा किया जाना चाहिए ताकि जो है राष्ट्रपति जनता के प्रति उत्तरदायी हो जाए। परंतु यह है समस्या कुछ खड़ी की गई या हुई कि जो है राष्ट्रपति के इलेक्शन में भी बहुत ऐसा कुछ लिहाजा जो है क्यों ना जो है जो लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा के जो सदस्य विधान परिषद के सदस्य हैं, जनता से सीधे चुने हुए हैं, क्यों ना उनसे इलेक्शन है। ये जानकारी के लिए मैंने आपको बातें बताई। भारत में जो सरकार है उसके तीन जो है संविधान के द्वारा अंग बनाए गए हैं जो उसको सहयोग करते हैं और संविधान द्वारा जो है कार्यपालिका न्यायपालिका और विधानपालिका तीन अंगों का सृजन किया गया। राष्ट्रपति द्वारा कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद 52 से लेकर 73 तक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंध में बताया गया है जिस की चर्चा जो अनुच्छेद 55 तक है की जा चुकी है। आज हम लोग टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट पर चर्चा करेंगे। The president shall hold office of a term of 5 years from the date on which he enters upon his office, provided that A. The president may, by writing under his hand address to the vice president, resign of his office. इसको हिंदी में समझते हैं। राष्ट्रपति की पदावधि आर्टिकल 56 में बताया गया। आर्टिकल 56 में 56(1) के अंतर्गत बताया गया है कि माननीय राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति जो भारत के राष्ट्रपति है
उनके पद पर विराजमान रहने की अवधि आर्टिकल 56(1) के अंतर्गत सुनिश्चित कर दी गई। 5 वर्ष तक उन्हें अपने पद पर बने रहने का संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। अब 56(1) के अंतर्गत जो ए है, उसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेंगे। तो ये आर्टिकल 56(1) ए के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि यदि आप चाहें तो जरूरी नहीं है कि आप 5 साल तक जो है राष्ट्रपति के पद पे बने ही रहे। नॉट कंपल्सरी। आप अपनी इच्छा से पद पारित करने के बाद 5 वर्ष के भीतर जब आप चाहें अपना पद छोड़ सकते हैं। करना क्या होगा, आपको एक त्याग पत्र तैयार करना होगा। उस त्याग पत्र को आप जब तैयार करेंगे तो वह उपराष्ट्रपति को संबोधित होना चाहिए। और त्याग पत्र में राष्ट्रपति के पद को त्याग करने का समुचित कारण स्पष्ट किया जाना चाहिए। आपके हस्ताक्षर होने चाहिए और आपकी मुहर लगी होनी चाहिए। इस तरीके से आप अपने पद से ज्वाइन करने से, पद को धारित करने से 5 वर्ष के भीतर रिजाइन कर सकते हैं। ये शक्ति उन्हें प्रदान कर दी गई है। कहने का मतलब ये कोई भी पद, कोई भी व्यक्ति जब धारित करता है, ज्वाइन करता है, तो उसे छोड़ने का भी हक उसे होता है। वह उसमें उस पद पर बंधक के रूप में काम नहीं कर सकता। एक बार ज्वाइन कर लिया तो अब छोड़ ही नहीं सकते, आपको 5 साल बैठे ही रहेंगे। ठीक है, चाहे हम बीमार हों, चाहे जो भी समस्या हो या जो भी, तो समुचित कारण है रिजाइन कर सकते। 56 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बी 1 का बी है ये। द प्रेसिडेंट में फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन be removed from office by impeachment in the manner provided Article 61. बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। I will explain it in Hindi after this slide. 56(1)(c) में भी बताया गया है, the president shall not withstanding the expiration of his term continue to hold office until his successor retire upon his office. ये दोनों बिंदु अलग अलग हैं, इस पर चर्चा करते हैं। आर्टिकल 56(1)(b) यह प्रावधानित करता है कि संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61
में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। दे सकते। अब इस पॉइंट को समझने की आवश्यकता है कि यह पॉइंट भारत के संविधान में क्यों रखा है। संविधान निर्माताओं ने, जो मेरा अपना अंदाजा है और जो मेरा विधिक ज्ञान है, उस आधार पर मैं कह रहा हूँ कि इन कारणों और परिस्थितियों अनुच्छेद 56(1) बी को रखा गया। पहला कारण कि भारत में रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन है, किसी व्यक्ति का शासन नहीं है। ठीक है। और विधि के शासन में, रूल ऑफ लॉ में, संविधान सर्वोपरि होता है। संविधान सर्वोच्च विधि है। विधि के शासन में विधियां ही सर्वोच्च होती हैं, कोई व्यक्ति सर्वोच्च नहीं होता, चाहे वो किसी पद पर आसीन व्यक्ति हो। जैसे कोई सरकारी या अर्ध सरकारी या कोई प्राइवेट, किसी भी पद, एग्जाम्पल के रूप में किसी प्यून के पद पर कार्यरत कोई व्यक्ति हो, अथवा भारत का अंदर जो है, तो राष्ट्रपति का पद, जिस पर माननीय राष्ट्रपति पद को ग्रहण करते हैं, उस पद पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति एक्स वाई जेड, यानी संतरी हो या मंत्री हो, चपरासी हो या प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय चीफ जस्टिस, देश का कोई भी पदाधिकारी, सब के सब विधि के शासन में, विधियों से, ये जो संविधान है उसमें वर्णित विधियां हैं, विधियों से नीचे होते हैं, ऊपर कोई नहीं होता, सबसे ऊपर कानून होता है। देश का सबसे गरीब व्यक्ति या देश का सबसे अमीर व्यक्ति, वो भी कानून से नीचे होता है, ऊपर वो नहीं होता। ना मैं किसी का नहीं कहना चाहता, परंतु चाहे चाहे जितना धनवान व्यक्ति हो, वह विधि से ऊपर नहीं होता। चाहे जितना सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति हो, वह विधि से ऊपर नहीं होता। और किसी भी व्यक्ति को संविधान के प्रावधान का उल्लंघन करने का अधिकार संविधान नहीं देता। इसलिए इस जगह पे लिखा हुआ है कि संविधान का अतिक्रमण करने पर माननीय राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। यानी अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसे हटाया जा सकता है, और चाहे राष्ट्रपति राइट टू इक्वालिटी कानून की नजर में सब बराबर, राजा हो या ना। तो ये पॉइंट
विधि के शासन की दृष्टि से, संविधान के शासन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्हें रखने की व्यवस्था अगर की गई है, बाई द इलेक्शन वह निर्वाचित हो सकते हैं, तो महाभियोग के द्वारा संविधान का यदि उल्लंघन किया जाता है तो ये आगे चलते हैं। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करते रहेंगे जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेते। क्यों? वाई वाई दिस आर्टिकल इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन? कानून में बताया गया है कि माननीय राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए जो है पद धारण करेंगे। तो 5 वर्ष बाद तुम्हें ये पद छोड़ देना है, और 5 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व राष्ट्रपति का इलेक्शन करा के राष्ट्रपति की व्यवस्था कर ले जाए, यह संवैधानिक व्यवस्था है। परंतु किन्हीं कारणों और परिस्थितियों से यदि नए राष्ट्रपति नहीं आ पाते हैं और पुराने राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है, तो पद नहीं खाली रखा जा सकता है कि 5 साल पूरा हो गया और आपको जो है आप पद छोड़ दीजिए, और नया व्यक्ति आया नहीं राष्ट्रपति इलेक्शन से, तो वो फिर से खाली रहेगा। ऐसी व्यवस्था ना हो, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न ना हो, इसलिए ये प्रोविजन जो है रखा गया कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करते रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर ले। क्योंकि राष्ट्रपति के इलेक्शन में मान लीजिए कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाए, मामला जो है माने सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, अब जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उस मामले को डिस्पोज ऑफ नहीं करते हैं, तब तक ये पूर्व राष्ट्रपति जो पहले वाले हैं बने रहेंगे, चाहे 5 वर्ष पूरा हो चुका हो। कंडीशन ये है 5 से 6 हो जाए, 6 से 7 हो जाए, 7 से 8 हो जाए, क्लियर है, जब तक पद नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं। आर्टिकल 56 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। 56(1) कंप्लीट हो चुका है। 56(2) के संबंध में चर्चा करते हैं। एनी रेजिग्नेशन addressed to the vice president under clause A of the proviso of clause 1 shall forthwith the communicated by him to the speaker to the house of people. इसको हिंदी में समझते हैं। आर्टिकल 56(1) के अंतर्गत जो बातें बताई गई हैं, और अब जो आर्टिकल 56(2) के 1 में के अंतर जो परंतु के खंड का के अधीन उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी, क्योंकि ये अति आवश्यक है कि लोकतंत्र में यदि माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा समुचित कारणों से त्याग पत्र दिया जाता है, तो वह एड्रेस
माननीय उपराष्ट्रपति को होगा, और माननीय उपराष्ट्रपति जो है इस सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को एज सून एज मच प्रदान करेंगे। ये होगी है। Now I want to tell you about the president of India. आप लोगों के लिए, खासतौर से उन विद्यार्थियों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए और संघ और जो है अन्य साथियों के लिए जानकारी जरूरी है कि अब तक भारत में कितने प्रेसिडेंट हुए और उनके नाम क्या थे। सामान्य सी बात है। तो लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हुआ और 26 जनवरी 1950 से एग्जीक्यूट हुआ और उसके कुछ प्रोविजंस पहले ही एग्जीक्यूट हो गए थे, तो भारत के संविधान के अंदर जो है राष्ट्रपति एक पदावधि और एक राष्ट्रपति होगा, ये बताया गया है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the first president of India. 26 January 1950 to 13th May 1962 तक आप प्रेसिडेंट रहे। He was the first president. भारत के सभी नागरिकों को ये जानना जरूरी है कि वो 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। उसके बाद नेक्स्ट राष्ट्रपति आपके समझ प्रस्तुत है। उनका कहना है, ए लाइफ ऑफ जॉय हैप्पीनेस is possible only on the basis of knowledge, science. यानी कि आप जो है एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। शिक्षा के बगैर व्यक्ति पशु के समान और शिक्षा के बगैर व्यक्ति की गरिमा प्रभावित होती रहती है। इसलिए व्यक्ति को अपनी गरिमा को मेंटेन करने के लिए, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए हर हालत में उच्च शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, चाहे जैसे भी। डॉक्टर जाकिर हुसैन was the third president of India, but he was the first Muslim president of India. He was the first Muslim president of India at 13th May 1967 to 3rd May 1969 तक का प्रेसिडेंट। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तृतीय राष्ट्रपति थे और वह भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति के रूप में भारत में कार्यकाल किया। 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक जो है पीवी गिरी, only person elected as independent candidate. ऐसा आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार को प्रेजेंट करती हैं और संसद और विधानसभाओं के जो है सदस्य उनको चुनाव में वोट देते हैं।
Didi Giri was an independent candidate, one of the lead candidate. He was not representative of any party. 24th August 1969 to 24th August 1947 तक आपने जो है अपना कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1969। उसके बाद नेक्स्ट फखरुद्दीन अहमद, the fifth president of India, 24th August 1974 to 11th February 1977। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति बने। 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक 8वां कार्यकाल। Next, Neelam Sanjeev Reddy, the only president of India who was elected unopposed। ये इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन में आ सकता है कि नीलम संजीव रेड्डी अनअपोज्ड कैंडिडेट थे, यानी निर्विरोध। भारत के ये पहले राष्ट्रपति थे जिनके विरुद्ध कोई विरोध नहीं था। He was unopposed elected president। 25th July 1977 to 25th July 1988 आपका कार्यकाल। And you have to know that Kiani Chair Singh, first Sikh president of India, first Sikh president of India, 25th July 1982 to 25th July 1987। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों को ये फोटो क्यों दिखा रहा हूँ और लोगों के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भविष्य दिखाना एक बात, और दूसरा मैसेज मैं आखिर में दूंगा। आर वेंकटरामन, 18th president of India, 25th July 1987 to 25th July 1992 आपका कार्यकाल। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 19th president of India, 25th July 1992 to 25th July 1997। K.R. Narayana, first Dalit president of India, 25th July 1997 to 25th July 2002। ये जो तस्वीर है ये मैंने इंटरनेट से उठाई है और इंटरनेट पर ये मैं आभारी हूँ जिन्होंने तस्वीर डाली है। I am not agree the word Dalit। क्या किसी देश का राष्ट्रपति भी दलित हो सकता है? What do you understand about the word Dalit? दलित शब्द से क्या अभिप्राय है? क्या दलित नाउन है या एडजेक्टिव है? तो the word दलित is not noun। तो दलित शब्द नाउन नहीं है, संज्ञा नहीं है, उसको संज्ञा के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता
कि someone is Dalit, that is adjective. और दलित शब्द जब एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होता है, विशेषण के रूप में इस्तेमाल होता है, तो ये उसी तरीके से इस्तेमाल होता है जैसे अन्य विशेषण के शब्द इस्तेमाल होते हैं। परंतु दुर्भाग्य है भारत देश का, ये दलित शब्द जो है नाउन के रूप में इस्तेमाल होता है। दलित कोई भी हो सकता है। दलित शब्द का अर्थ है जिसको दला गया हो, दाल के रूप में जिस तरीके से जिस देश को दल दिया गया हो, टुकड़े टुकड़े कर दिया गया हो, चूर चूर कर दिया गया हो, दलित है। याद है क्रेक्ड, यानी कि जिसको क्रैक कर दिया गया, जो कमजोर, कमजोर का मतलब जिस जो चटक गया। यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में शब्द को इस्तेमाल किया गया है, जो दलित शब्द को डिफाइन किया गया है डिक्शनरी में। गूगल में आप सर्च करेंगे तो बड़ा अफसोस हुआ मुझे ये देख करके कि इतने बड़े विद्वान व्यक्ति भारत के माननीय के आर नारायण साहब के साथ जो है दलित शब्द इस्तेमाल हुआ है। We can say अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड कह सकते थे, but we will be certain। आप हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, फर्स्ट साइंटिस्ट who became the president of India. 25th July 2002 to 25th July 2007 आपका कार्यकाल रहा। आपके संबंध में एक विचार मेरे मस्तिष्क में आ रहा है, राष्ट्र के हित में है कि व्यक्ति के मस्तिष्क में जिस प्रकार के विचार होते हैं उस तरीके से उसका एक्शन होगा, उसके कार्य होते हैं। माननीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक साइंटिस्ट थे। एक साइंटिस्ट जब देश के प्रेसिडेंट बनते हैं या बनेंगे तो देश जो है साइंस के तरफ बढ़े, देश के अंदर साइंस का विकास होगा, देश के व्यक्तियों में साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक सोच का निर्माण होगा। इसलिए डॉक्टर जो APJ कलाम साहब फर्स्ट साइंटिस्ट थे who became the president of India, ऐसे साइंटिस्टों को भारत में राष्ट्रपति के पद पर आना चाहिए, प्रधानमंत्री के पद पर आना चाहिए और मुख्यमंत्री के पद पर भी आना चाहिए। उससे क्या होगा कि भारत साइंस में विकसित हो, साइंस का विकास हो, वैसा सोच जैसे उसके विचार होते हैं वैसा उसका एक्शन हो। तो ये हमारे देश का सौभाग्य है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी भारत के साइंटिस्ट became the first president, जिनके कार्यकाल में साइंस का काफी प्रभाव बना। नेक्स्ट, अभी तक आपने जितने लोगों को देखा, ऑल
आर मेल, सभी पुरुष थे। प्रतिभा सिंह पाटिल, who was the first woman president of India, पहली महिला प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल बनी। अब यदि महिलाएं प्रेसिडेंट बनती हैं और वह इंडिपेंडेंट होकर काम करती हैं, संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत काम करती हैं, तो महिलाओं का विकास सुनिश्चित है। 25 जुलाई 2007 to 25 जुलाई 2010 आपका कार्यकाल है। नेक्स्ट, के विषय में सभी लोग जानते हैं। आपको लॉ एक्सपर्ट थे। आपने 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक कार्यकाल किया और अब चर्चा करते हैं वर्तमान में। ऑनरेबल करंट प्रेसिडेंट, ऑनरेबल करंट प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अधिवक्ता रहे और वर्तमान समय में भारत के अंदर जो है राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित है। आपके विषय में मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि आप अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं। और नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट की हम अपेक्षा करते हैं वो क्या करते हैं? आपने देखा हिंदू रिलीजन से राष्ट्रपति बने, आपने देखा मुस्लिम रिलीजन से राष्ट्रपति बने, आपने देखा सिख रिलीजन से राष्ट्रपति बने। 2021 चल रहा है, अब क्या रह गया? और रिलीजन रह गया है। कमिंग प्रेसिडेंट के रूप में या इन फ्यूचर क्या भारत के प्रेसिडेंट के रूप में किसी प्रतिष्ठित को होना चाहिए? यह है सवाल मैं भारत के समस्त बौद्ध धर्म के अनुयायियों के समक्ष रख रहा हूँ, क्योंकि यदि भारत के भविष्य को दृष्टिगत रखा जाए तो किसी बौद्धिस्ट को भारत का राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। और यदि कोई भारत का बौद्धिस्ट, शिक्षित बौद्धिस्ट, वास्तविक बौद्धिस्ट जो नैतिकता का पालन करता है, बुद्धिज्म को अंगीकार करके उसको अडॉप्ट करके प्रेसिडेंट बनता है, तो भारत में अहिंसा का बोलबाला हो, बलात्कार, कत्ल, चोरी, डकैती, झूठ, फरेब, इस सब पर निश्चित रूप से जो है विराम लगेगा, क्योंकि जैसा व्यक्ति सर्वोच्च पद पर बैठता है और जैसे उसके विचार होते हैं वैसा उसका एक्शन होता है। तो भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, व्यक्ति की
गरिमा, राष्ट्र की एकता, अहिंसा को प्राप्त करने के लिए भारत में राष्ट्रपति के पद पर किसी स्वादिष्ट को होना चाहिए। यह है भारत में। हेलो, कोई मुझसे कुछ कहना चाह रहा है? तो नहीं सर, नहीं, वो किसी की और आवाज आ गई होगी। आखिरी में आप सवाल रख लीजिएगा। ये जो स्लाइड है, इसको दिखाने का मकसद ही यही है कि भारत के अंदर जो राष्ट्रपति बने हैं उनके संबंध में लोगों को जानकारी देना, इंट्रोड्यूस करना, और भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए और विधि के शासन को स्थापित करने के लिए, नॉन वायलेंस को इस्टेब्लिश करने के लिए कमिंग राष्ट्रपति के रूप में भारत को किसी बौद्धिस्ट व्यक्ति को लाना चाहिए, क्योंकि समता, हिंदू राष्ट्रपति हो गए, मुस्लिम राष्ट्रपति हो गए, सिख राष्ट्रपति हो गए, तो भाई राइट टू इक्वालिटी के तहत बौद्धिस्ट भी होना चाहिए। इस अपील के साथ जो है मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रोफेसर साहब, आरसी दीवान साहब। आप जो ज्ञान की ज्योति को हम सभी के साथ साझा कर रहे हैं, हम सभी को संविधान की जानकारी आपके माध्यम से प्राप्त हो रही है। और आज इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी साथियों की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और आशा करता हूं हम सभी ऐसे ही आपका मार्गदर्शन लेते रहें। और साहब से मेरी पर्सनल अपील ये है कि सर, जैसे कि राष्ट्रपति और आर्टिकल 56 के बारे में आपने बताया, मैं चाहता हूं कि आप सभी को राष्ट्रपति का जो चुनाव है कम शब्दों में ही सही, उसको थोड़ा सा और बताएं सर। वो मुझे आज तक बड़ा डिफिकल्ट लगा है समझने में। ठीक है। और जैसे आपने राष्ट्रपतियों के बारे में वर्णन करा है, तो उसी में मैं और आगे अपने सभी वक्तागणों को बताना चाहता हूँ। और आपसे सर अनुमति चाहता हूँ कि आशा करता हूँ कि आप जैसे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह हैं, वो पहले ऐसे सिख राष्ट्रपति रहे हैं, और वो मैं समझता हूँ, शायद मैं सही हूँ, उन्होंने वीटो पावर का भी इस्तेमाल करा। तो वो वीटो पावर के बारे में भी आप किसी समय, अगर आपको टाइम मिलेगा तो सर जरूर हमें बताएं। वीटो पावर, मैं समझता हूँ जितना मुझे, मतलब एक आसान शब्दों में, कि कोई भी राष्ट्रपति की इतनी पावर होती है, किसी भी विधेयक को वो अपनी जेब में डाल लेगा, उस पर फिर चर्चा नहीं होने देगा। तो वो अब तक के रिकॉर्ड में मैं समझता हूँ वो ऐसे राष्ट्रपति रहे, उन्होंने ये पावर का इस्तेमाल किया है। और बहुत बिल्कुल बहुत भी है। धन्यवाद देखिए, साहब। मैं आपको जी जी आश्वस्त करता हूँ कि जैसे जैसे आर्टिकल आगे बढ़ेगा, उस जी जी आर्टिकल की शक्तियों का जो राष्ट्रपतियों ने प्रयोग किया है, जी उन जी। शक्तियों को हम जो है उस आर्टिकल के साथ समझाते चले। ओके सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और टाइम हो गया है। हमारे आज के वेबिनार के अध्यक्ष मनगोत्रा साहब से मैं अनुरोध करता हूं कि वो आज के अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। माननीय इंजीनियर साहब। जय भीम, नमो बुद्ध। जय तथागत गौतम बुद्ध के चरणों को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को नमन करते हुए, और हमारे संविधान के निर्माता उनका हो रही है डॉक्टर अम्बेडकर, उनको नमन करते हुए, और आज के वेबिनार में
पिछले 1 साल से हम सुन रहे हैं विमान साहब को, उनको मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। और हमारे अध्यक्ष जी मान्यवर प्रकाश बोध जी, कार्यवाहक अध्यक्ष मान्यवर बादल सिंह बोध जी, हमारे आचार्य मान्यवर इंजीनियर किशोर जी, और आज के वेबिनार में जितने भी हमारे उपासक जो जुड़े हो, उन सबको मेरा सादर जय भीम नमो बुद्धाय। तो संचालन जी, मेरे पास कोई ऐसे शब्द नहीं है कि जो मैं प्रोफेसर साहब सुनने के बाद मैं अपना अध्यक्षीय अनुमोदन करूं, क्योंकि उन्होंने आर्टिकल 53 से लेकर आर्टिकल 56 तक उन्होंने ब्रीफिंग की है कि जैसे हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम स्कूल में जो टीचर हमें, जब हम फर्स्ट क्लास या सेकंड थर्ड में पढ़ते थे तो हमें स्कूल में टीचर हमें पढ़ाते थे, उस तरह को हम उनके इस वक्त स्टूडेंट हैं। और प्रोफेसर साहब ने हमें इस तरीके से समझाया है कि एक उन्होंने संविधान की जो राष्ट्रपति के बारे में, तो उनकी पावर क्या है, उनको कैसे कैसे उपराष्ट्रपति दे सकते हैं, और इस तरह उन्होंने ब्रीफिंग की है। मेरे पास उसके लिए कोई शब्द नहीं है। और हम यही चाहते हैं कि प्रोफेसर साहब पिछले 1 साल से हमें संविधान के बारे में जो भी बता रहे हैं, इसको हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके साथ जुड़कर इसको सुनना चाहिए, क्योंकि यही हमारे पास एक ऐसा हमारे पास हथियार है, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, हमारे पास एक वेपन है, जिसको पढ़कर हम लोगों को जागृत कर सकते हैं। और लोग जो हमारे लोग हैं जो इस वक्त उनको अवेयरनेस नहीं है, तो इसको सुनकर वो अपने बारे में ये सोच सकते हैं कि हमें बाबा साहब ने संविधान में क्या दिया है। तो मैं यही चाहता हूं कि प्रोफेसर साहब हमें जो भी समझा रहे हैं, जब हमें जो वेबिनार के थ्रू हमें लोगों शिक्षा दे रहे हैं, तो मैं यही चाहता हूं कि प्रोफेसर साहब अभी तो आर्टिकल 56 तक पहुंचे हैं, अभी तो आर्टिकल बहुत ज्यादा है, आई थिंक 93 है, जब 50 कुछ आर्टिकल हैं, तो वो सभी आर्टिकल हमने सुनने हैं। तो हम प्रोफेसर साहब से यही विनती करेंगे कि हमें अच्छे से अच्छे तरीके से हमें ये समझाएं जैसे वो समझा रहे हैं। और ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की प्लेटफॉर्म, उनका अभिनंदन करता हूँ, और उनकी इतनी